गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में, जो कि हमारे सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर सेल बायोलॉजी से रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात की है। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन से बनी होती है प्लस लिपिड से बनी होती है। ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ही देख लिया था। आज हम किसके बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को देख लिया। अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक ऐसे प्रोटीन्स जो कि एक्चुअल में मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे और एक ऐसे प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन से सिर्फ एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, यानी कि एक है जो मेम्ब्रेन में बिल्कुल प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है, वही एक ऐसे होते हैं जो कि उससे एसोसिएटेड होते हैं। उस बेसिस पे हम यहाँ पे 2 प्रोटीन्स देखने वाले हैं। वन विल बी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड वन विल बी मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अगर हम यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स देखें तो ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं? ये प्रोटीन्स होंगे एम्फीफिलिक प्रोटीन्स। एम्फीफिलिक का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है। एम्फीफिलिक मतलब यानी कि वो हाइड्रोफिलिक भी है और वो हाइड्रोफोबिक भी है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, उनको वाटर से प्यार होगा, और हाइड्रोफोबिक यानी कि वो वाटर से डरेंगे। ऐसा ही सेम किसमें था? ऐसा ही सेम लिपिड्स में भी था। लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल थे वो भी कैसे से हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों थे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हम एम्फीफिलिक प्रोटीन देखने वाले हैं, सबसे पहला जो हम प्रोटीन देखने वाले हैं वो होंगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि वो पूरी तरीके से मेम्ब्रेन को पास करेंगे। इन टोटल वो मेम्ब्रेन को पास करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास समझो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टोटली वो इंसर्टेड और टोटली इसको कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही इनका कुछ एंड साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ भी प्रेजेंट और इनका कुछ पार्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर सरफेस की तरफ भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये क्या, तो यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म की तरफ भी डोमेन प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन की तरफ भी इसका डोमेन प्रेजेंट है, प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका रीजन प्रेजेंट है ही। अगर हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में देख लेना तो सबसे पहले ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो पूरी तरीके से पास कर रहा है मेम्ब्रेन को, तो वो इंटरैक्ट करेगा हाइड्रोफोबिक लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पर जितनी भी लिपिड मॉलिक्यूल की टेल्स प्रेजेंट होगी उनके साथ क्या करेगा? ये प्रोटीन इंटरैक्ट करेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर इतने जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे ना, ये अमाइनो एसिड्स कैसे होंगे? ये अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स में जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, एलेनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो ये सारे अमाइनो एसिड्स यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होंगे क्योंकि इस रीजन को क्या करना है? इस रीजन को इंटरैक्ट करना है। दिस रीजन विल इंटरैक्ट विथ हाइड्रोफोबिक लिपिड्स। तो अगर उसको हाइड्रोफोबिक लिपिड के साथ इंटरैक्ट करना है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें खुद भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, नहीं तो फिर वो दोनों जो है इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। वहीं पर ऐसा रीजन जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर की तरफ प्रेजेंट है या फिर साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट है, तो इन दोनों ही जगह पे जो अमाइनो एसिड्स होंगे, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स हैं और यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स है, ये दोनों ही अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक होंगे। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी पानी प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन पे भी पानी प्रेजेंट है, दोनों तरफ पानी प्रेजेंट है। तो इसलिए बेटर ये होगा कि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो तो वो क्या कर सकते हैं? वो वाटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये किस तरीके के हैं? ये है हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स। यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स होंगे ये जनरली कौन से होते हैं? ये जनरली अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। अगर आपने मेरा एक मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी, तो उसमें हमने बताया था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होगा? इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट है, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा अमाइनो एसिड्स का। और यहाँ पर इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, हमें पता है कि अगर एक प्रोटीन बनता है तो उनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? उनमें पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होता ही होता है, नो डाउट उनमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा।
लेकिन साथ ही साथ अगर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा है तो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। इसके बीच में और क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। ये बहुत सिंपल सी हमने बेसिक सी चीज देखी हुई है पहले से ही कि यहाँ पर एक ये जो ऑक्सीजन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास जो ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होता है, इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनी होती है। CN के बीच में तो क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। वहीं H और O के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक ऊपर से बताया। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो आपको वो वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर बेसिकली जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर इन टोटल ये प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकता है, बाहर से अगर कोई मैसेज आ रहा है तो उसको साइटोप्लाज्म में अंदर तक पहुंचा सकता है। यानी कि इस टाइप के प्रोटीन किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, इस टाइप के प्रोटीन वर्क कर सकते हैं रिसेप्टर के तौर पे। ये किस तरीके से वर्क करते हैं, रिसेप्टर के तौर पे वर्क करते हैं। यहाँ पर इनके बारे में एक स्पेशल पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये सिंगल पास भी हो सकते हैं और मल्टीपल पास भी हो सकते हैं। इनकी जो ट्रांस मेम्ब्रेन वाला रीजन है वो या तो सिंगल पास हो सकता है या फिर मल्टीपल पास भी हो सकता है। फर्क क्या है, अगर एक प्रोटीन सिर्फ मेम्ब्रेन को एक ही बार पास कर रहा है, सिर्फ एक ही बार पास कर रहा है, यानी कि वो सिंगल पास है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो मेम्ब्रेन को बहुत बार पास कर रहा है, एक से ज्यादा बार पास कर रहा है, यानी कि वो कैसा होगा, वो मल्टीपल पास होगा। सिंगल पास, यहाँ पे सिर्फ सिंगल पास क्यों है और यहाँ पे सिर्फ मल्टी पास क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक पैच होता है, मतलब एक साथ लगातार हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो ट्रांस मेम्ब्रेन बना पाएगा। एटलीस्ट 20 अमाइनो एसिड्स तो होने चाहिए जो कि हाइड्रोफोबिक है और एक साथ प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही बार ऐसा पैच आ रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ सिंगल पास होगा। वहीं अगर बार बार ऐसा पैच आ रहा है, यानी कि वो मल्टीपल पास होगा। सिंगल पास में अगर एग्जांपल देख लें हम, तो एक होता है ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जो कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वहीं मल्टीपल पास का एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, दैट इज GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एक बहुत ही प्यारा सा रिसेप्टर है और इसके बारे में सेल सिग्नलिंग है पूरी की पूरी हमारे सिलेबस में। तो इस तरीके से ये दो प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है सिंगल पास और एक होता है मल्टीपल पास, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से पास करेंगे। यहाँ पे अगर हम सिंगल पास के बारे में ही थोड़ा सा और देख लें, तो सिंगल पास जो प्रोटीन्स हैं वो डाइमराइजेशन शो कर सकते हैं। एज इन यहाँ पर समझो ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट था और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, सिंगल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट था। ये दोनों हाल फिलहाल में कैसे हैं, सिंगल हैं और सिंगली ही ट्रांस मेम्ब्रेन हो रहे हैं, पास कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों के पास क्या कैपेबिलिटी है कि ये डाइमर फॉर्म कर सकते हैं, ये क्लोज आके क्या कर सकते हैं, डाइमर फॉर्म कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, कौन से बॉन्ड के साथ ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, उस बॉन्ड का नाम होता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड। नॉन कोवलेंट बॉन्ड के साथ ये एक दूसरे के साथ डाइमर फॉर्म करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड में नहीं फॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात आती है कि जो डाइमर होता है ये दो टाइप का हो सकता है। डाइमर होमोडाइमर भी हो सकता है, एज वेल एज डाइमर हेट्रोडाइमर भी हो सकता है। होमोडाइमर का मतलब कि सेम टाइप के जो सिंगल पास प्रोटीन है वो साथ में आ रहे हैं और डाइमर बना रहे हैं। वही हेट्रोडाइमर में जो है सिंगल पास प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप के हैं। समझो एक कंडीशन में ए और ए मिलके क्या बना रहा है, एक डाइमर बना रहा है, तो इस कंडीशन में ये होमोडाइमर है। वही दूसरे कंडीशन में ए बी के साथ मिलके एक डाइमर बना रहा है, तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलेंगे, हेट्रोडाइमर बोलेंगे। तो ये किसके बारे में था, ये था सिंगल पास प्रोटीन्स के बारे में, जो कि मेम्ब्रेन को सिर्फ एक बार पास करेंगे, उनके पास साइटोप्लाज्मिक एंड भी होगा और नॉन साइटोप्लाज्मिक एंड भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो कौन सा आएगा, वो आएगा मल्टीपल पास प्रोटीन, जो कि मेम्ब्रेन को काफी बार पास करेगा। ये स्ट्रक्चर भी किसका बना होता है, ये भी बना होता है अल्फा हेलिक्स का ही, और इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर अगर हम इसके बारे में देखें और इसकी फॉर्मेशन के बारे में देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड मल्टीपल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसमें इतनी सारी हेलिक्स साथ साथ में आई हुई है।
अगर हम यहाँ पे इनके बारे में और देखें तो जैसे शुरू में जब यहाँ पर ये प्रोटीन इंसर्ट्स होते हैं इस मेम्ब्रेन में, जब शुरू में इंसर्ट होंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स है ये कितनी दूर दूर प्रेजेंट है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये जो प्रोटीन है वो किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये प्रोटीन लिपिड के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, वंस अगेन कौन से बॉन्ड के थ्रू, नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर ये जो इंटीरियर में आप इंटरैक्ट करते हुए इनको देख सकते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो प्रोटीन के डिफरेंट हेलिक्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये पास आ जाएंगे। ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो पास आ जाएगा और कुछ समय बाद ये क्या शो करने लग जाएगा, ये शो करने लग जाएगा प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। यहाँ पर इनके बीच में क्या होने लग जाएगी, इनके बीच में प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन होने लग जाएगी और सेम नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन। और वंस अगेन मैं बता दूँ यहाँ पे इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये एज अ रिसेप्टर के तौर पे ज़्यादातर वर्क करते हैं, सो दैट बाहर से अगर कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आ रहा है तो वो मैसेज कहाँ तक पहुँचा दे, सेल के इंटीरियर तक पहुँचा दे, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक एंड से भी कनेक्टेड और ये नॉन साइटोप्लाज्मिक एंड से भी कनेक्टेड है। इसके अलावा एक और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आते हैं जिनका नाम होता है बीटा बैरल स्ट्रक्चर। बीटा बैरल स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स की जगह दूसरा सेकेंडरी प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिनको बोलते हैं बीटा शीट्स। यहाँ पर बीटा शीट्स एक साथ अरेंज होती है, एक साथ इस तरीके से अरेंज होगी और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स ले लेती है ये एक बीटा शीट्स प्रेजेंट। और कैसी बीटा शीट्स है, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरफ जा रही है तो ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है तो ये इस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी बीटा शीट्स प्रेजेंट है और किस अरेंजमेंट में है, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। प्लस यहाँ पर ये जो है इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर बना लिया, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लिया है इन्होंने। यहाँ पर अंदर जो इनका स्ट्रक्चर होता है, अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये हॉलो होती है, यानी कि इनसे क्या हो सकता है, इनसे कोई चीज़ पास हो सकती है, पास करने में मदद करती है। तो ये क्या करती हैं, ये पोर फॉर्म करती हैं, ये पोर फॉर्म करती हैं या फिर हम बोल सकते हैं पोरेंस फॉर्म करती हैं, जिनके थ्रू चीज़ें सेल के अंदर आ सकती हैं और चीज़ें सेल से बाहर जा सकती है। दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ सकते हैं, वही कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, सेल से बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इनको एज अ पास करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो जनरली पास होंगे नहीं, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे ही डिफ्यूज़ कर सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन शो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो खुद नॉन पोलर है। यहाँ पर जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को सिंपल डिफ्यूज़ करने देगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें कब यूज़ करने हैं, जब मॉलिक्यूल कैसा हो, पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल को अगर आपको इसमें से पास करना है तभी आप इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को स्पेशली यूज़ करोगे। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि समझो अगर इस तरीके का यहाँ पर इस तरीके का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आपको यहाँ से अंदर से कोई पास करना है, तो बाहर का ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, आजू बाजू में जो लिपिड की लेयर्स प्रेजेंट है उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। यानी कि बाहर की तरफ बीटा बैरल में या बीटा शीट्स में जो बाहर की तरफ प्रोटीन्स होंगे वो कैसे होंगे, उसमें जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे, क्योंकि उनको लिपिड के साथ इंटरैक्ट करना है। वहीं यहाँ पर जो इनसाइड में प्रोटीन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे जिनको उस मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करना है वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल को आप ट्रांसपोर्ट करो तो ऑब्वियसली अंदर भी पोलर अमाइनो एसिड्स ही प्रेजेंट होने चाहिए, नहीं तो फिर से इंटरैक्शन ही नहीं हो पाएगी और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल उसको पास नहीं होने देगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो है वो पोरीन्स फॉर्मेशन करते हैं और इनको उसके लिए यूज़ किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट कर सके पोलर मॉलिक्यूल को इनके थ्रू। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें क्या आता है, इसमें जो इंटीरियर होते हैं, इंटीरियर वाले अमाइनो एसिड्स वो किसके बने होंगे, यहाँ पे इंटीरियर वाले अमाइनो एसिड्स बने होते हैं पोलर अमाइनो एसिड के, पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। वहीं जो एक्सटीरियर वाले होते हैं जिनको इंटरैक्ट करना है लिपिड्स के साथ वो होते हैं नॉन पोलर, सो दैट यहाँ पर आराम से ये स्टेबलाइज कर सके और इनके अंदर से जो पोलर मॉलिक्यूल्स आराम से पास हो सके। ये जो बीटा बैरल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया में ज़्यादातर फाइंड आउट किए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया में
या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। इन जगह पे ये ज़्यादातर फाइंड आउट किए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर था? ये बीटा बैरल का स्ट्रक्चर था। अगर हम आगे देखें, आगे की चीज़ें देखें, तो यहाँ पर कुछ और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, जिनमें से एक प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि वो इन ऑल कहाँ पे प्रेजेंट है? इन ऑल वो साइटोप्लाज्मिक एंड पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा हिस्सा होता है जो कि हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स से बना हुआ है। वो स्ट्रक्चर क्या करेगा? वो स्ट्रक्चर इंटरैक्ट करेगा इस लिपिड की लेयर के साथ। इन टोटल वो कैसे हैं? इन टोटल वो हाइड्रोफिलिक है और इंटरैक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के साथ। वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? साइटोप्लाज्म के साथ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आप इस कंडीशन में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये मोनोलेयर्ड एसोसिएटेड होते हैं। ये सिर्फ एक ही लेयर के साथ एसोसिएटेड है, दोनों लेयर के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। सिर्फ साइटोप्लाज्मिक जो एंड होती है ना, उसमें जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके साथ ही अटैच होते हैं। तो यहाँ पर ये किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं? लिपिड की लेयर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग इट्स हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, बाय यूजिंग इट्स हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, जो कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। बाकी का जितना भी प्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। यानी कि इसमें कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे? हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है? पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एम्फीफैटिक अमाइनो एसिड। ये कैसे होते हैं? एम्फीफैटिक होते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। इसमें आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर के साथ एसोसिएट होंगे, दोनों लेयर्स के साथ एसोसिएट नहीं होते। एक तो ये तरीका है कि यहाँ पर मोनो लेयर में कि ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसके साथ एसोसिएट हो जाए। एक और यहाँ पे तरीका होता है जिसमें भी मोनो लेयर एसोसिएशन ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो एसोसिएशन होती है वो लिपिड मॉलिक्यूल के साथ होती है। इन प्रोटीन्स को लिपिड एंकर्ड प्रोटीन भी कहते हैं। यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन प्रोटीन्स को लिपिड मॉलिक्यूल्स ने पकड़ के रखा है। यहाँ पर तो पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन है और ये जो है अंदर घुसा हुआ है इस लिपिड के मॉलिक्यूल की जो एक लेयर है उसके अंदर। वहीं दूसरी बारी में सिर्फ इस तरीके से लिपिड प्रेजेंट है, लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पर सारे लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उनमें से किसी एक लिपिड मॉलिक्यूल के साथ हमारा जो प्रोटीन है वो एंकर करके रखा हुआ है, उसको बस पकड़ के रखा है उसने। ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी लिपिड्स की मॉलिक्यूल में से किसी एक लिपिड मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहाँ पे भी हो सकते हैं? ये नॉन साइटोप्लाज्मिक एंड पे भी हो सकते हैं, वहीं साइटोप्लाज्मिक एंड पे भी हो सकते हैं। दोनों ही एंड पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम साइटोप्लाज्मिक एंड पे देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक एंड पे किस तरीके से प्रेजेंट है, फिर नॉन साइटोप्लाज्मिक एंड पे चलते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सी अबाउट लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड से एंकर करने के इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। डिफरेंट लिपिड से इंटरैक्ट करते हैं डिफरेंट बेसिस पे। जैसे कि हम सबसे पहला इंटरैक्शन देखें, सबसे पहला अगर हम एंकर देखें तो वो होगा पाल्मिटॉइल एंकर। इसमें आपको पता ही चल गया एंकर करने के लिए इसने किसको यूज किया? इसने एंकर करने के लिए पाल्मिटिक एसिड को लिया। पाल्मिटिक एसिड एक लिपिड है और कैसा लिपिड होता है? सैचुरेटेड लिपिड होता है। ठीक है, टोटल इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? टोटल इसमें 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 16 कार्बन प्रेजेंट। तो यहाँ पर किसी भी प्रोटीन ने पाल्मिटिक एसिड को यूज किया, उस प्रोटीन के पास, जो भी प्रोटीन होगा उस प्रोटीन के पास एक स्पेशल अमाइनो एसिड होना चाहिए। उस अमाइनो एसिड को बोलते हैं सिस्टीन अमाइनो एसिड। ये उस प्रोटीन के पास होना ही होना चाहिए। सिस्टीन अमाइनो एसिड इतना स्पेशल क्यों? क्योंकि यही अमाइनो एसिड है जिसके पास सल्फाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सल्फाइड्राइल ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप? SH ग्रुप प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक यही है ऐसा। तो इंटरैक्शन किस तरीके का होगा हम यहाँ पर देख लेते हैं। समझो इस तरीके से ये आउटर लेयर है, मतलब बाहर वाला लीफलेट है। ठीक है, आउटर लेयर नहीं, आउटर लीफलेट है और ये इनर वाला लीफलेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से आपको शो करके बता रही हूँ। इस तरफ क्या प्रेजेंट होगा? इस तरफ प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म एंड और इस तरफ प्रेजेंट होता है नॉन साइटोप्लाज्म एंड। यहाँ पर इस तरफ फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड प्रेजेंट है, इस तरीके से यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड का क्या प्रेजेंट होगा? COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा ही, ऑब्वियसली फैटी एसिड है, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना।
इस फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ कौन अटैच होने वाला है? प्रोटीन अटैच होने वाला है जिसके पास सिस्टीन अमाइनो एसिड, और सिस्टीन अमाइनो एसिड होने की वजह से उसके पास SH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये दोनों इंटरैक्ट कैसे करेंगे? यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यहाँ से H2O की हो जाएगी रिमूवल। H2O के रिमूवल होने की वजह से अब देखिए किस तरीके का बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर सेम ही ऐसे है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरफ प्रेजेंट रहेगा S, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वो पूरा प्रोटीन जो कि किस तरफ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट है। एक तरीके से वो पूरा का पूरा प्रोटीन साइटोप्लाज्म में, लेकिन इस लिपिड मॉलिक्यूल ने उसको पकड़ के रखा है, एंकर करके रखा है। ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं थायोएस्टर बॉन्ड। ये वाली जो लिंकेज होती है इसको बोलते हैं थायोएस्टर लिंकेज, जो कि किसके बीच में हुई है आपको ध्यान रखना है? पाल्मिटिक एसिड के बीच में, और उसके साथ साथ कौन प्रेजेंट है? उसके साथ साथ एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसके पास क्या है? जिसके पास सिस्टीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ये पहला तरीका होता है लिपिड एंकर प्रोटीन का, जिसमें पाल्मिटिक एसिड को यूज किया जाता है। दूसरे तरीके में, और ये आपको ध्यान रखना है किस तरफ है? साइटोप्लाज्म की तरफ है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरे तरीके में किसको यूज किया जाएगा? मिस्टिक एसिड को दूसरे तरीके में यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ पाल्मिटिक एसिड। ये कितने कार्बन की होती है? 14 कार्बन की होती है। वंस अगेन सैचुरेटेड है। आई होप आप सबको सैचुरेटेड का मतलब पता होगा। सैचुरेटेड मतलब यानी कि उसमें पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के पास। इस टाइप को क्या बोलेंगे? मिस्टॉयल एंकर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम कंडीशन होगी, लगभग सेम कंडीशन है। ये आउटर लीफलेट है, ये इनर लीफलेट है। आउटर लीफलेट किस तरफ प्रेजेंट होती है? नॉन साइटोप्लाज्मिक तरफ प्रेजेंट होती है। वही इनर लीफलेट किसकी तरफ प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ प्रेजेंट होती है। यहाँ पर समझ लीजिए हमारे पास कौन सा फैटी एसिड्स प्रेजेंट है? मिस्टिक एसिड प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पर इधर प्रेजेंट होगा इसका COOH ग्रुप। स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है दोनों का, सिर्फ डिफरेंस कितने हैं? कार्बन नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पर अब हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन कोई भी हो सकता है। इस प्रोटीन के पास हमें पता है एक तरफ क्या होता है? COOH एंड होता है और एक तरफ NH2 एंड होता है। इसलिए हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड से बना हुआ स्ट्रक्चर, क्योंकि अमाइनो एसिड में एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है और एक तरफ एसिडिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इधर क्या प्रेजेंट है? इधर प्रेजेंट है NH2 ग्रुप। वंस अगेन क्या होगा? यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा जिसमें H2O का रिमूवल हो गया। क्या हो गया? H2O का रिमूवल हो गया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर इस तरीके से ये C है, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड O बच जाएगा। ये किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है? नाइट्रोजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इधर वो पूरा प्रोटीन प्रेजेंट है। इधर ये पूरा प्रोटीन प्रेजेंट। इस तरीके से ये इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना है? यहाँ पर बॉन्ड बना है अमाइड बॉन्ड। इस लिंकेज को बोला जाता है अमाइड बॉन्ड या फिर अमाइड लिंकेज, और उसको कौन सा बोल रहा था? उसको बोला जा रहा था थायोएस्टर लिंकेज। थायो हमेशा याद रखना है, जहाँ पे सल्फर ग्रुप आता है इसलिए थायो यूज किया जाता है। तो ये दूसरा तरीका है जिससे एंकर किया जाता है। वंस अगेन टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्मिक एंड ही ये एंकर किया जा रहा है। इसमें एक और तरीका होता है एंकर करने का, जो लास्ट वन है, टुवर्ड्स, वंस अगेन आई वुड से टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्मिक एंड, जहाँ पे इसको यूज किया जाता है। तो तीसरे तरीके में यूज किया जाता है। इन द थर्ड जो एंकर होता है वो होता है फार्नेसाइल एंकर। ठीक है, यहाँ पर किनको यूज किया जाता है? फार्नेसाइल एंकर को यूज किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ एसिड, इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड्स और लिपिड के मॉलिक्यूल, कुछ और को इस कंडीशन में यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ये 15 कार्बन का बना होता है। ये कितने कार्बन का बना होता है? ये 15 कार्बन का बना होता है। ये एक पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, पूरी की पूरी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट है, यानी कि कोई COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट होते हैं एक साथ। तो वंस अगेन कार्बन 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 भी कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक है यानी कि ये मेम्ब्रेन में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की मॉलिक्यूल को भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? वंस अगेन अगर हम बना ले, ये आउटर लीफलेट प्रेजेंट है, इस तरफ क्या प्रेजेंट है? इनर लीफलेट प्रेजेंट है।
ध्यान रखना हमने इसमें क्या यूज किया है, हाइड्रोकार्बन की चेन यूज की है इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक फैटी एसिड्स को यूज करने की जगह। यहां पर अब क्या होगा, इधर ये प्रेजेंट है ये वाला मॉलिक्यूल और इसका CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा इस तरफ, क्योंकि उसके पास COH तो प्रेजेंट है नहीं। यहाँ पर जो प्रोटीन आएगा उसके पास भी स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए, सिस्टीन अमाइनो एसिड होना चाहिए। वंस अगेन वही वाली कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए, और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, SH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, जिस बॉन्ड को थायो बोलेंगे, लेकिन इस बार क्या बोला जाएगा, उसको थायो ईथर बॉन्ड बोला जाएगा। इस तरफ इसको क्या बोला जाएगा, थायो ईथर बॉन्ड बोला जाएगा, एस्टर बॉन्ड नहीं बोला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ वाला जो बॉन्ड है, पिछला वाला बॉन्ड डिफरेंट है, तो इसको बोला जाता है थायो ईथर लिंकेज। तो ये तीसरा तरीका है, और ये तीसरा है लिपिड एंकर प्रोटीन्स में, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, लिपिड्स को एंकर किया जाता है। ठीक है, इनको प्रेनाइल ग्रुप्स भी बोला जाता है, या फिर प्रेनाइल एंकर भी बोला जाता है, प्रेनाइल। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन दी कार्बन ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कितने कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे 15 वाले कार्बन प्रेजेंट है। तो ये कौन सा था, ये तीसरा तरीका था, और तीनों के तीनों तरीके कहाँ पे हो रहे हैं, तीनों के तीनों तरीके साइटोप्लाज्मिक एंड पे हो रहे हैं। यहाँ पर आप इन शॉर्ट इसको देख सकते हैं, इस वाले पिक्चर में तीनों के तीनों मेंशन्ड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें पाल्मिटिक एसिड यूज किया गया, इसमें मिस्ट्रिक एसिड यूज किया गया, और इसमें फार्नेसाइल एंकर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये वाला थायोएस्टर लिंकेज, ये वाला अमाइड लिंकेज, और ये वाला है यहाँ पर थायो ईथर लिंकेज, इस तरफ ये प्रेजेंट है थायो ईथर। तो इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सब कौन सी होती है, ये सब होती है टूवर्ड्स दी साइटोप्लाज्मिक एंड। अब हम देखते हैं टूवर्ड्स दी नॉन साइटोप्लाज्मिक एंड, और ये भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना सारे के सारे, इन सभी बॉन्ड्स को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि इन सब जगहों में जहाँ पे लिपिड एंकर की बात आती है, लिपिड एंकर प्रोटीन्स की बात आती है, तो उसमें एंकरिंग किसकी वजह से की गई है, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से की हुई है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कोवलेंट बॉन्ड है या नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हम नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट में किस तरफ आ रही है, नेक्स्ट तरफ अगर हम देखें नॉन साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ बात आती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी प्रोटीन जो है सिर्फ एक ही तरफ, एक ही लीफलेट के साथ इंटरैक्ट करेगा, और इस तरफ वो किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इस तरफ वो आउटर लीफलेट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि प्रोटीन डायरेक्टली इस लिपिड मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करे। इंस्टेड यहाँ पर क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच में कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, और फिर इस कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ये जो मॉलिक्यूल है किसके साथ इंटरैक्ट करता है, या ये जो प्रोटीन है किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, लिपिड के साथ इंटरैक्ट करेगा। दोनों के टाइम ही कोवलेंट लिंकेज आ रही है, दोनों ही लिंकेज किसकी वजह से हो रही है, कोवलेंट लिंकेज हो रही है। लेकिन यहाँ पर पहले प्रोटीन प्रेजेंट है, फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और फिर लिपिड प्रेजेंट है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं GPI एंकर। यहाँ पर इसको GPI एंकर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि इसको एंकर करने में मदद करेगा, वो GPI होता है। GPI का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ग्लाइकोसाइल फॉस्फाटिडाइल आइनोसिटॉल, फॉस्फाटिडाइल आयोनोसिटॉल। ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है ये कैसा होता है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक लिपिड मॉलिक्यूल है। यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको बता के भी दिखा दूँ फॉर मोर क्लियरिटी, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पर इन दोनों OH के साथ क्या बाइंड हो जाएगा, फैटी एसिड की चेन बाइंड हो जाएगी, 2 फैटी एसिड की चेन बाइंड हो जाएगी। वहीं ये वाला जो OH है इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो जाएगा, और उसके साथ आके एक आइनोसिटॉल ग्रुप बाइंड हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइल फॉस्फाटिडाइल आइनोसिटॉल। ये पूरा का पूरा एक लिपिड मॉलिक्यूल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लिपिड का मॉलिक्यूल। ठीक है, इस लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ सबसे पहले कौन अटैच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेनोज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे कौन अटैच हो रहा है, प्रोटीन अटैच हो रहा है। यहाँ पे फाइनली कौन अटैच होगा, इस तरफ प्रोटीन अटैच होगा। यहाँ तक क्या प्रेजेंट है, यहाँ तक मेनोज ही प्रेजेंट है।
तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डेज बाउंड होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, प्रोटीन आएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे और फिर लिपिड्स आएंगे। ये किस तरफ होता है, जनरली ये होगा आउटसाइड की तरफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर की तरफ। साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है, लेकिन बाहर की तरफ बीच में क्या आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी आ रहा है। दोनों की तरफ वंस अगेन जो इंटरैक्शन है वो कौन सी इंटरैक्शन होगी, कोवलेंट इंटरैक्शन ही होगी। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ कोवलेंट इंटरैक्शन से ज्वाइन है, फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इस लिपिड के साथ कोवलेंट इंटरैक्शन से ज्वाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं जीपीआई एंकर प्रोटीन्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है CSIR नेट या फिर किसी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।